लास्ट वीडियो में हमने इकाई 2 का सेकंड पार्ट किया था आदिकाल। उसमें हमें बताया गया था कि शुक्ल काल ने आदिकाल के 4 प्रकरण बताए हैं। शुक्ल के अनुसार आदिकाल के 4 प्रकरण थे, जिसमें प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश काव्य, प्रकरण 4 जो है फुटकल रचनाएं। तो हमने इनमें से 2 प्रकरण जो थे वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। सामान्य परिचय और अपभ्रंश काव्य के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रकरण 3 देश भाषा काव्य और वीर गाथा काल। देश भाषा काव्य को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। ये इसका तीसरा स्टेज है। इस प्रकरण में देश भाषा, उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। मतलब इस तीसरे प्रकरण के अंदर देश भाषा और देश भाषा में रचित रासो काव्य, जो भी रासो काव्य और जो 7 ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में बताया गया है। अब ये 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये 7 ग्रंथ हैं खुमान रासो, जिसको लिखा दलपत विजय ने। खुमान रासो लिखा दलपत विजय ने। क्वेश्चन बन सकता है खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो दलपत विजय। बीसल देव रासो, ये लिखा था नरपति नालह ने। बीसल देव रासो, नरपति नालह। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो जो लिखा है चंद बरदाई ने लिखा है। ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे भी पृथ्वीराज रासो के बारे में, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश जो लिखा था भट्ट केदार ने लिखा था। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार ने लिखा। जय मयंक जसचंद्रिका, जय मयंक जसचंद्रिका लिखा मधुकर कवि ने। फिर परमार रासो जगनिक ने लिखा और रणमल छंद श्रीधर। तो ये 7 जो ग्रंथ हैं वो अलग अलग राइटर्स ने लिखे हैं। 7 ग्रंथ कौन कौन से? खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो और रणमल छंद। इनके रचयिता कौन कौन है? खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय, बीसल देव रासो के जो रचयिता है वो नरपति नालह है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई, चंद प्रकाश के जो रचयिता हैं भट्ट केदार हैं, जय मयंक जसचंद्रिका के रचयिता जो है मधुकर कवि हैं, परमार रासो के रचयिता जगनिक और रणमल छंद के श्रीधर। तो ये 7 ग्रंथ और 7 के रचयिता इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको ध्यान से करना जरूरी है। फिर शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा है। अब शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ के आरंभ में 12 पुस्तकों की जानकारी दी, 12 पुस्तकों की सूची दी है, लिस्ट दी है, जिसमें से 8 जो हैं, 8 पुस्तकें जो हैं वो देश भाषा काव्य में है। मतलब उनकी जो 8 पुस्तकें हैं वो देश भाषा काव्य में है, जिसमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। जिसमें से 6 का वर्णन तो इस प्रकरण में कर दिया और बाकी जो शेष 2 हैं वो अलग है। विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां, ये फुटकल रचनाएं हैं। मतलब 12 की सूची दी गई है, 12 में से 8 जो है वो इस प्रकरण में है, देश भाषा काव्य में है। 8 जो है देश भाषा काव्य में है। 8 में से 6 तीसरे प्रकरण में है और 2 जो है वो चौथे प्रकरण में है। 2 चौथे प्रकरण में कौन कौन सी है? फुटकल रच जो है दूसरे प्रकरण की जो है वो विद्यापति की पहेलियां और खुसरो की पहेलियां, ये दूसरे प्रकरण की है। इसका कारण उसमें विषय वस्तु एवं भाषा संबंधी भिन्नता है। अब उनको दोनों को अलग इसलिए किया गया क्योंकि उनकी विषय वस्तु, उनका सब्जेक्ट जो है और उनकी भाषा से रिलेटेड कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, इसीलिए उन दोनों को अलग फुटकल रचनाओं के अंदर डाल दिया गया। किस किस को? विद्यापति की पदावली को और खुसरो की पहेलियों को। फिर है प्रशस्ति काव्य को ही रासो काव्य कहा गया है। मतलब प्रशस्ति काव्य जो किसी के सम्मान में या किसी की तारीफ करने के लिए की जाती है, ऐसा काव्य जो किसी की तारीफ के लिए किया जाता है उसको हम प्रशस्ति काव्य कहते हैं। किसी का गुणगान करने के लिए वो प्रशस्ति काव्य होता है। ठीक है, इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। राज आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, सिंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। मतलब इन प्रशस्ति काव्य के अंदर क्या होता है, जो उस समय के राजा वगैरह होते तो उन्हीं की तारीफ की जाती है, उनके गुणगान किए जाते हैं, चाहे वो बेकार भी हो फिर भी झूठी तारीफें उनकी की जाती है। यही प्रशस्ति काव्य होता है। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है। इसी प्रबंध परंपरा को हमने रासो का नाम दे दिया कि उसमें अपने राजा की बढ़ा चढ़ाकर तारीफें की गई हैं, इसीलिए इसको रासो का नाम दे दिया। जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा, इसीलिए हमने इसको वीर गाथा काल का नाम भी दे दिया, क्योंकि अपने राजाओं की वीरता के बारे में ही बखान किया गया इन काव्यों के अंदर। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जब गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। मतलब जो हमारा वेस्टर्न पार्ट था वहीं पर भारतीय सभ्यता बची हुई थी। वहीं के जो राजा थे थोड़े बलशाली माने जा रहे थे, जिसमें कन्नौज, अजमेर, अनहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानी उधर ही प्रतिष्ठित थी।
उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी, मतलब उन्हीं की भाषा को हम सही मानते थे, क्योंकि सारे राजा महाराजा वहीं के पावरफुल थे, जहां पावर होती है वहीं पर उनको मान्यता मिलती है। और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे, तो कवि भी उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, रासो साहित्य जो हमारे पास है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, मतलब वेस्टर्न कल्चर में ही उसका आविर्भाव, मतलब उनकी शुरुआत हुई। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता ना रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। अब एक कोई बड़ा राज्य तो था नहीं, बड़ा राजा था नहीं जो सबको कंट्रोल कर सके, तो इसीलिए छोटे छोटे राज्य थे वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लड़ाई आम हो गई थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए भी राजा लोग लड़ने लगते थे। बीच बीच में मुसलमानों जो बाहर से आए थे के हमले भी होते रहते थे, मुसलमानों के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। जहां से हमारा साहित्य शुरू हुआ उस समय लोग आपस में लड़ रहे थे। वीरता के गौरव का समय था, मतलब सब अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते, अपने आप को वीर सिद्ध करना चाहते थे, इसीलिए इसको वीर गाथा काल का नाम दिया। ऐसे में केवल वीर गाथाओं की ही उन्नति संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। पहले क्या होता था, जो चापलूसी वाली कविताएं होती थी वो उनको लाखों रुपए मिल जाया करते थे अपने राजा की तारीफ करने के लिए, तो वो समय खत्म हो गया। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण आदि का अतियुक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरता था, वही सम्मान पाता था। मतलब या तो जो राजा की तारीफ कर रहा है या युद्ध भूमि में जाके वीरों का उत्साह बढ़ा रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, तो उन्हीं को सम्मान मिलता था। ठीक है। फिर प्रशस्ति मूलक काव्य, प्रशस्ति मूलक वही किसी को गुणगान करना, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? उनकी विशेषताएं हैं, ये दो रूपों में मिलता है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप। एक तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में मिलता है और दूसरा वीर गीतों के रूप में मिलता है। वीर रस के पद्य प्रचलित छंद दोहे की बजाय छप्पे में लिखे जाते थे, मतलब जो वीर रस के दोहे थे उस समय जो प्रचलित चल रहे थे, जो पैटर्न चल रहा था उस पैटर्न पे नहीं लिखे जाते थे, उनको छप्पे में लिखा जाता था। छप्पे भी एक पैटर्न था। यूरोप की वीर गाथाओं की तरह मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। तो वीर गाथाओं में या तो उनका मेन सब्जेक्ट युद्ध होता था या फिर प्रेम में किसी राजकुमारी का हरण कर लिया, तो वो वीरता का निशान हुआ करता था उस टाइम पे। तो या तो उनका सब्जेक्ट युद्ध होगा या प्रेम। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता। प्रेम इसका सब्जेक्ट है तो उसमें श्रृंगार का भी मिश्रण होना आवश्यक है। ठीक है। पर गौण रूप में प्रधान वीर रस ही होता था, लेकिन मेन जो है श्रृंगार है वो सेकेंडरी होता था। प्राइमरी जो होता था वो वीर रस ही उसमें प्राइमरी होता था। आश्रय कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार में जैसे इसमें एग्जाम्पल भी है, राणा ने सोचा इस पार जब तक चेतक था उस पार, मतलब राणा सोच ही रहे में तो चेतक नाला पार कर गया, तो सिर्फ सोच है, बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया, वो होता है अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। एक और इसका एग्जाम्पल हुआ करता था, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, कहीं निशाचर भाग। तो मतलब हनुमान की जब पूंछ में आग लगाई गई तो उनकी पूंछ का एक बाल तक नहीं जला और पूरी की पूरी लंका जल गई, ऐसा संभव नहीं होता। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब इसी प्रकार के वर्णन वो किया करते थे, मतलब राजाओं को बढ़ा चढ़ाकर उनके वर्णन किया करते थे, तो उनके गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। मतलब इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाएं, मतलब प्रथा के अनुसार जो जिन घटनाओं की कल्पना की जा सकती है, ज्यादातर कुछ असली होती थी और कुछ कल्पना, केवल कल्पना, फैंटेसी, उनकी अधिक योजना, फैंटेसी ज्यादा होती थी उस चीज के अंदर। रासो काव्य के प्राय सभी ग्रंथों में सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। रासो काव्य में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी प्रामाणिकता, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही है, वो काल्पनिक भी हो सकता है। ठीक है, उसकी सत्यता पर संदेह है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्त ही हैं, मतलब कुछ ग्रंथ तो मिले ही नहीं है, जो प्राप्त भी हैं उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद में जोड़ा हुआ है। मालूम पड़ता है इस फेर फार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। मतलब कुछ काव्य लिखे गए उनमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, लेकिन उसके अंदर फैंटेसी ज्यादा है, सच्चाई कम है, जो उपलब्ध भी हैं। तो उसका कारण वो बताते हैं, शुक्ल जी इसका कारण बताते हैं। भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उसमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहता। किसी ने आधी बात सुनी, किसी ने किसी से आधी बात सुन ली, उसको अपनी तरफ से कुछ और जोड़कर कह दिया, चौथे बंदे ने और कुछ जोड़ दिया, पांचवें बंदे ने और कुछ जोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम रामायण को ही ले लेते हैं। जो रामायण है वाल्मीकि ने जो लिखी,
तुलसीदास ने जो लिखी और जो साउथ के राइटर्स भी हैं उन्होंने भी लिखी, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। सबके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक के अंदर नहीं होगी, दूसरे के अंदर होगी। तो वो सच भी हो सकता है और जोड़ा गया भी हो सकता है। जैसे कुमार विश्वास कहते हैं कि जो रामायण है इसमें बाद में जो सीता को निकाला गया ये सिर्फ जोड़ा गया, ये सत्य नहीं था। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो यही होता है इसके अंदर, ठीक है। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। बीसल देव रासो जो काव्य है उसमें रसायन, रसायन क्या होता है? जो रस देता, जो आनंद की अनुभूति देता, उसको रसायन कहते हैं, ठीक है। अतः हमारी समझ इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। रसायन को चेंज करके क्या कर दिया? रासो कर दिया। नाले के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, मतलब उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है जिसमें उसने बहुत सारे युद्ध जीते हो, ना उसके शौर्य पराक्रम का, मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूट कर विदेश जाने का मनमाना वर्णन। तो बीसल देव रासो में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसकी वीरता सिद्ध होती हो, ठीक है। इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, मतलब एक गाना ही एक तरह से, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। मतलब गाने तो कुछ भी बन सकते हैं, उसमें सच्चाई ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राज कवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक में है। मतलब उनकी वीरता का जो थोड़ा बहुत चित्रण मिलता है तो उनके जो राज कवि थे जिनका नाम था ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज नाटक है और उन कवि का नाम था सोमदेव। सोमदेव ने जो ललित विग्रह राज नाटक में लिखा है उसी से उनकी वीरता का प्रमाण थोड़ा बहुत मिलता है। ये था बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के बाद पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये चंद्र बरदाई ने लिखा है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद्र बरदाई जो है हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। मतलब ये ग्रंथ अगर कोई साहित्य का इतिहास जानना चाहता है या भाषा का इतिहास जानना चाहता है तो उनकी किसी काम का नहीं है ग्रंथ, ठीक है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, जाली मतलब नकली है। पूरा ग्रंथ, पूरा का पूरा ग्रंथ ही नकली है, मतलब पूरी फैंटेसी है ये, ठीक है, कल्पना मात्र है। तो प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा की स्वीकृति हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। उस समय जो चारण थे भाषा का इस्तेमाल करते थे उसको बोलते थे पिंगल भाषा, ठीक है। अपभ्रंश के रोग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्य रूप था वह डिंगल कहलाता था, और अपभ्रंश मिला करके जब शुद्ध राजस्थानी भाषा बोली जाती थी उसका नाम क्या रखा? डिंगल भाषा। तो पिंगल और डिंगल, ठीक है। ये था प्रकरण 3 स्टेज 3। नाउ स्टेज 4 प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। अब फुटकल रचनाएं किस प्रकार की हैं? आदि काल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषाएं मिलती। अगर प्राकृत काल को देखें तो उस समय 3 तरह की भाषाएं थी। कौन कौन सी थी 3 तरह की भाषाएं? प्राकृत रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध भाषा, अपभ्रंश, इसके भी 3 रूप मिलते हैं। अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। प्रचलित काव्य भाषा जो सिद्धों की भाषा थी, सिद्धों की जो भाषा थी वो प्रचलित काव्य भाषा। नाथों की भाषा सदुकड़ी, नाथों की भाषा सदुकड़ी। और तीसरी है सारंगधर विद्यापति की बोली, जिसको हम अपभ्रंश कहते हैं। सारंगधर और विद्यापति की जो बोली है वो अपभ्रंश है। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा, देश भाषा 2 रूप में है। अब प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त होने के बाद भाषा का नया रूप आया जिसको हम देश भाषा कहते हैं। अब देश भाषा भी 2 रूप में है। 2 रूप कौन कौन से थे? पिंगल और डिंगल, पिंगल और डिंगल। प्राकृत की रूढ़ियों में लगभग मुक्त भाषा विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियां आदि इसके उदाहरण है। अब प्राकृत रूढ़ियों से अलग होकर कुछ भाषा देखनी है तो वो भाषा तुम्हें मिलेगी विद्यापति की पदावलियों में और खुसरो की पहेलियों में। उसमें प्राकृत भाषा की रूढ़ियां नहीं है, मतलब पुराने इस्तेमाल उन्होंने नहीं किए। देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है। अब देश भाषा पर संबंधी पुरानी रूढ़ियों, मतलब देश भाषा की पुरानी जो रूढ़ियां हैं, पुराने जो रीति रिवाज हैं, जो पुरानी तरह की बोलियां थी, उनका प्रभाव है। उसके बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं? जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। अगर जैसे पुराना चावल, अगर कोई बड़ा आदमी है, मतलब कोई फेमस आदमी है, तो उसके लिए पुराने चावल मतलब मंगाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, उसकी योग्य माने जाता है। ऐसे ही अगर भाषा का इस्तेमाल करके कोई रचना कर रहे हैं, किसी विद्वान के लिए अगर कोई रचना की जा रही है, कोई विद्वान अगर रचना कर रहा है तो उसमें पुरानी रूढ़ियों का होना आवश्यक माना गया है। देश भाषा के बाद पुरानी रूढ़ियों का
प्रभाव होना जरूरी है। विद्यापति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उनके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषाओं में बहुत कुछ असली रूप का उपयोग किया है। मतलब जो खुसरो है और विद्यापति है, इन्होंने जब अपने रचनाएं की तो उसके अंदर आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया ताकि लोग आसानी से उसे समझ पाएं और उनको उसको सुनने में भी इंटरेस्ट आए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी गांव से होता है, उनकी अलग भाषा होती है, हरियाणा की भाषा अलग है, राजस्थान की अलग है, पंजाब की अलग है, तो जो प्रॉपर अपने गांव से है उसको अपनी भाषा में सुनना ज़्यादा पसंद आता है, अपनी भाषा में कुछ भी चीज़ सुनना ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए इन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। खुसरो ने पश्चिम और विद्यापति ने पूरब की भाषा का प्रयोग किया है। खुसरो ने पश्चिमी भाषा का, जिसमें राजस्थान वगैरह आ जाते हैं, विद्यापति ने पूरब की भाषा जिसमें उत्तर प्रदेश वगैरह आ जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में लिखा है। अमीर खुसरो कौन है? ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और समय के नामी कवि थे। अमीर खुसरो कौन थे? फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे और समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। विनोदी मतलब हंसी मजाक करने वाले, मिलनसार एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाले और अच्छे हृदय के व्यक्ति थे। इसी से जनता की सब बातों को पूरा योग देना चाहते थे। वो जनता की सब बातों को पूरा योग मतलब उनको सम्मान देना चाहते थे। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। उनकी जो पहेलियां आज भी पढ़ी जाती हैं, पहेलियां और मुकरियां जो उन्होंने लिखी हैं वो आज भी लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। उक्ति वैचित्र्य मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, ठीक है, किसी से दिमाग को तेज करने के लिए लोग पहेलियां पूछते हैं कि किसी के अंदर कितना दिमाग है, उस पहेली का जवाब दे सकता है, नहीं दे सकता। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ परिष्कृत और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। मतलब उसमें उनकी कुछ पहले से जोड़ी गई पहेलियां हैं और कुछ नई पहेलियां भी हैं। उसके उदाहरण है जैसे हुक्के वाली पहेली। हुक्का व तंबाकू खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय में प्रचारित हुआ। मतलब हुक्का और हुक्के की जो पहेली बहुत पहले बन गई थी, लेकिन हुक्का और तंबाकू आया था जहांगीर के समय में, बहुत बाद में आया, लेकिन उन्होंने पहेली में पहले इस्तेमाल कर लिया था, ठीक है। इसकी हिंदी की रचनाओं में दो प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है। दो प्रकार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहला है ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में ही मिलती हैं। यद्यपि इनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक दिखाई देती है, क्योंकि वो पूरब से हैं, ईस्ट साइड से, तो वहां पर ब्रज भाषा की झलक उसमें दिखाई पड़ती है। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। या तो ब्रज भाषा है, जो गीत और दोहे इन्होंने लिखे हैं उसमें या तो ब्रज भाषा है या फिर जो समय मेन बोलचाल की भाषा वो है। खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी। उनका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों में से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्नता। मतलब जो चारण और पहले के जो कवि थे उनकी भाषा से बहुत अलग है। वो तो पुरानी रूढ़ियों से जकड़े हुए थे, केवल वही शब्द इस्तेमाल करते थे जो पुरानी हिंदी के अंदर मिलते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर का भी ध्यान था बोलचाल की भाषा के ऊपर, लेकिन उसकी अपेक्षा खुसरो का ध्यान ज्यादा था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। उनका लक्ष्य ये नहीं था कि वो उनको ज्ञान दे रहे हैं, वो उनका मनोरंजन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। पर कबीर धर्मोपदेशक थे। कबीर धर्म का उपदेश देते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। ये तो हो गया खुसरो के बारे में। अब है विद्यापति। दूसरे कौन थे? विद्यापति। विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। 3 भाषाओं में काव्य रचना की। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य रचना की। 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा। पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली है। इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है किस राइटर को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो वो है विद्यापति। क्योंकि वो किस लिए जाना जाता है मैथिल कोकिल के नाम से? उनकी पदावली के लिए। जो उन्होंने अपनी पदावली लिखी, उन पदावली की वजह से इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिल मतलब एक मिथिला, एक प्रदेश है जहां से सीता थी, ठीक है। कोकिल मतलब कोयल, मतलब वहां की कोयल के रूप में इन्हें जाना, क्योंकि इनकी पदावली इतनी मीठी थी, ठीक है। पदावली में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने मैथिली भाषा का इसमें प्रयोग किया है। सर जॉर्ज गियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकले होने के कारण हिंदी से अलग माना। मतलब बिहारी और जॉर्ज गियर्सन ने माना बिहारी और मैथिली भाषा जो है वो अपभ्रंश अलग है, वो हिंदी से थोड़ी अलग है। किंतु शब्दावली की एकता को आधार बनाते हुए शुक्ल जी ने घोषित किया, जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। मतलब जो हिंदी साहित्य है
हिंदी बीसल देव रासो भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है, तो विद्यापति की पदावली भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक मतलब लोगों की नजरों में धर्म का पर्दा चढ़ाना बहुत आसान, ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया। गीत गोविंद ये भी एक पद है, इनमें भी पदों की रचना की गई तो उसको आध्यात्मिक संकेत बता दिया। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों ने श्रृंगार पदों की भी ऐसी लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पता नहीं बाल लीला के पदों में वे क्या करेंगे। अब जो सूरदास है उन्होंने कृष्ण भक्ति के काव्य लिखे, जब जहां उन्होंने श्रृंगार वर्णन किया है लोग उसको भी भक्ति के रूप में देख, कृष्ण काव्य में श्रृंगार को भी भक्ति के रूप में ही देखते, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण का नाम आ गया। इस संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। मतलब उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है तो ये कृष्ण भक्ति का एक मुख्य अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। जिस अर्थ में वे समझाना चाहते हैं वही समझना जरूरी है। अब विद्यापति के पदों में को प्राय श्रृंगार माना। विद्यापति के जो पद है उनको श्रृंगार माना गया है। राधा कृष्ण नायिका और नायक है। इनके जो विद्यापति के पदों के अंदर राधा और कृष्ण जो है, एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो राधा और कृष्ण है। जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर इनकी रचना की संभावना व्यक्त की और इनके माधुर्य को अद्भुत माना। मतलब उन्होंने जिस प्रकार से वर्णन किया है वो अद्भुत है, वो अलग ही है। विद्यापति को शैव माना। शैव मतलब शिव भक्त माना गया है उन्हें, ठीक है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना। मतलब उन्होंने कृष्ण के ऊपर पद लिखे हैं, राधा और कृष्ण के ऊपर पद लिखे, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्त मानना गलत है। शुक्ल जी ने राजा हमीर तक वीर गाथा काल को माना है। अब वीर गाथा काल कब तक माना गया शुक्ल जी के अनुसार? राजा हमीर तक। क्वेश्चन बन सकता है शुक्ल जी के अनुसार वीर गाथा काल कब तक माना गया है? तो ये राजा हमीर के समय तक माना गया है। उनके पीछे वीर काव्य की रचना तो हुई किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। वीर काव्य लिखे गए थे लेकिन जो उनका लिखने का तरीका था, जो एक्सप्लेन करने का तरीका था वो चेंज होता था। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप में जो काव्य सरिता वेग में प्रवाहित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी। मतलब एक टाइम पे तो काव्य सरिता बहुत तेजी से चल रही थी, मतलब काव्य बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अगले समय में जाने पर उनकी जो स्पीड थी वो कम हो गई। पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी नहीं पाते। मतलब जो काव्य रचनाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो चलती ही रहेंगी, चाहे वो 900 वर्षों का इतिहास है, ठीक है। अब आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य क्या है? कुछ फैक्ट है आदिकाल से रिलेटेड। कौन कौन से है? आदिकाल का नामकरण किया गया और उनके प्रसूता कौन है, मतलब वो नामकरण किसने किए हैं, मेन चीजें। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल को चारण काल कहा किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज गियर्सन ने। प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। फिर प्रारंभिक काल कहा गणपति चंद्र ने। तो प्रारंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल दो बंधुओं ने कहा है, मिश्र बंधु ने और गणपति चंद्र गुप्त ने। बीजोपन काल, बीजोपन मतलब बीज मतलब जहां से स्टार्टिंग होती है, मतलब वही है इनका। तो बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इसको वीर गाथा काल का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल ये नाम दिया राहुल सांस्कृत्यानंद ने, ठीक है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर काल जो नाम दिया वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। संधि काल एवं चारण काल, संधि काल और चारण काल नाम दिया राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जयकाल कहा रमाशंकर शुक्ल, जिनको हम रसाल के नाम से भी जानते हैं। रमाशंकर शुक्ल को रसाल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आदिकाल को जयकाल के नाम से संबोधित किया है। आधार काल सुमन राजे ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। और उद्भव काल कहा वासुदेव सिंह ने। अब हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया? इसके अलग अलग राइटर्स के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग है। जैसे हिंदी के प्रथम कवि पुष्यदंत पुंड, पुष्यदंत का नाम ही पुंड है, ये कहा था शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वो पुष्यदंत। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि जो है शालिभद्र सूरी है। राम कुमार वर्मा कहते हैं स्वयंभू जो है प्रथम कवि हैं। राहुल संस्कृत्यानंद के हिसाब से सरहपा जो है वो प्रथम कवि हैं हिंदी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति हिंदी के प्रथम कवि हैं। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था वो हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है। और हिंदी पृथ्वीराज रासो जो है प्रथम महाकाव्य है।
देवसेन कृत श्रुतावाचक को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। देवसेन ने जो लिखी है श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार आदिकाल के 9 कवि हैं। आदिकाल में 9 कवि हुए। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया, जबकि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में 19 कवियों को शामिल किया था। फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर संख्या इनकी 75 होगी। इन्होंने सिद्ध और नाथों को भी इंक्लूड कर दिया, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 75 होगी, ऐसा कहा था मिश्र बंधु के अनुसार। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। अनिर्दिष्ट मतलब जिसका कोई निर्देशन नहीं कर सकता, मतलब उसमें बहुत कुछ हुआ, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इस प्रवृत्ति का कहा गया आदिकाल को, किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित कर दिया, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी, इसीलिए उसको विरोधी और व्याघातों का युग घोषित कर दिया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। अगर गाथा कह दिया, जैसे वीर गाथा, शौर्य गाथा, अगर ये कह दिया तो उससे बोध होता था कि इसमें प्राकृत भाषा है, वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया। वैसे ही अगर किसी ने दोहा या दूहा कहा तो ये समझ आता था कि वो अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, ये किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा और दूहा जो है अपभ्रंश भाषा में, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। इसने भी सेम बात कही है जो शुक्ल ने कही थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसमें लिखा है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। मतलब 10th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक हिंदी का आदिकाल माना जाता है। तो वो काल जो है वो भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर अपभ्रंश को ही बढ़ावा दिया गया है, अपभ्रंश को ही प्रमोट किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणीय संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त और वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। इसी में 6 धाराओं के अंदर अपभ्रंश का जो है स्वाभाविक विकास दिखाया गया है, उनकी डेवलपमेंट दिखाई गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत को मानने का मत प्रकट किया है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि जो भक्ति काल था वहीं से आदिकाल की शुरुआत मानना ठीक है, वही आदिकाल की शुरुआत है। वर रुचिकृत प्रकृत प्रकाश का उल्लेख्य रचना है। वर रुचि ने एक लेख लिखा है जिसका नाम है प्राकृत प्रकाश है। ये एक इंपॉर्टेंट रचना है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो प्राकृत प्रकाश जो है वर रुचि की रचना है। ठीक है।